सी वाला क्वेश्चन तो हो गया था पिछली क्लास में। हो गया था ये? यस सर। बहुत बढ़िया, तो हो गया तो अच्छी बात है। तो ये एक बार वो घर पे ट्राई कर लेना, इसका आंसर सी आएगा। कर लिया था अपन ने? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालो। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसमें सबसे पहला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसमें सबसे पहला डालो हेडिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब किन मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोला जाएगा ये हमको सीखना है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आपको ये नाम और इस नाम की क्या प्रॉपर्टी होती है वो ध्यान रखना है। A square matrix is said to be orthogonal if A into A transpose equal to I। ठीक है, उस मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लीकेशन के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो। क्लियर? यस। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मतलब एग्जांपल तो नहीं, एक जनरल फॉर्म में लिख के देखते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। क्लियर है? यस सर। तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर, 1 0 0 1। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या मिलेगा आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, है ना। फर्स्ट रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी प्लस बी डी आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस ए सी प्लस बी डी आ जाएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से आप Yes, क्या sir. बोल सकते हो, इसको जब इसके साथ कंपेयर करोगे 1 0 0 1, तो कंपैरिजन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। क्लियर हो गया? यस ओके। तो बेसिकली यहां से मैं इसलिए बताया मैंने आपको ये, अपना मैट्रिक्स ए क्या था? ए बी सी डी। तो ये अगर ऑर्थोगोनल है, अगर ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो अभी मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो यहां से मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से मैं डायरेक्टली कैसे पहचानूंगा? ये जो ए और बी होंगे इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 1, मतलब ए इनका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी कितना आना चाहिए? 1। जैसे डायरेक्टली पहचान भी सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर 1 आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल। क्लियर? यस Yes, ठीक। sir. तो अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं ऑर्थोगोनल बोलता हूं। और एक और ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या बताएगी कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर होगी। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? प्लस माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी थी, एक सेकेंड। यहां तक पहले लिख लो, सब लोग लिख लिया? यस Yes, sir. ओके। हाँ, जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई के बराबर आ रहा है, और डायरेक्ट पहचानने का तरीका मैंने क्या सिखाया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उनके स्क्वायर का सम अगर 1 है तो भी मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? ऑर्थोगोनल होता है। अब इसमें एक चीज और पूछी गई कि ए इंटू ए ट्रांसपोज तो चलो आई के बराबर है, क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई के बराबर होगा क्या? ये पूछा गया। ए ट्रांसपोज इंटू ए कितना होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करें ये सोच के देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर है, दोनों तरफ ट्रांसपोज अगर ले लें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले सकता हूं मैं। यस अब ट्रांसपोज में
आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ट्रांसपोज की, याद है? ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताओ क्या थी? B into A. ए ट्रांसपोज। हाँ, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, याद रखना। ए बी सी अगर 3 होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर रिवर्स, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए। ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है? Yes, sir. इक्वल टू आई, आई का ट्रांसपोज आई होगा। लेकिन इससे फायदा नहीं होगा, वापस ये ए इंटू ए ट्रांसपोज ही आ गया है ना। मुझे क्या क्रिएट करना है? ए ट्रांसपोज इंटू ए क्रिएट करना था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये क्रिएट करने की। इससे तो नहीं हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, एक चीज और करके देखते हैं। दोनों तरफ मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे क्या हो जाएगा? आई इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। देखो आगे जाके मैं इनवर्स सीखूंगा आपको फिर कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत पता है इनवर्स का मतलब? एक्चुअली मैं क्यों करना चाह रहा था। Joint divided by determinant. हाँ, अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ए और बी अगर एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है ऑफ ईच अदर, तो यहाँ इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? यस सर। अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ए और बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, है ना। ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है? आई हो जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके। तो मुझे बस ये पता करना था, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा भी ट्रू हो क्या? ये पूछना था। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ तरीके अपना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन की दोनों तरफ आगे की तरफ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इससे क्या बनेगा? ये बन जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए ये आई बन जाएगा, और ए इनवर्स इंटू आई वापिस ए इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो यहां से मेरे पास क्या है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मैं वापिस से ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, लेकिन पीछे की तरफ से। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए, या वापिस ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई। आई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है तो उसका जो कम्यूटेटिव ये भी किसके बराबर होगा? आई के बराबर। क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो ए ट्रांसपोज इंटू ए भी आई बोल सकते हो, या ए ट्रांसपोज इंटू ए इसको भी आप आई बोल सकते हो। ये मैंने इसलिए बोला, इसके पीछे का कारण ये था। अगर आपने अभी ए क्या माना था? ए बी सी डी माना था, है ना। तो अगर मैं ये वाला प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करूं तो देखो क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। इसके देखो डायगोनल एलिमेंट क्या क्या आएंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, यस सर। और सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी किसके बराबर होगा? आई के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दूसरा रिजल्ट? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। क्लियर है? यस। Yes, sir. तो यहाँ से मैंने क्या बोला? अगर ये ऑर्थोगोनल है तो रो के अलोंग और कॉलम के अलोंग भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पे देखो पहचान सकते हो। यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है देखो सब ऑर्थोगोनल है, डायरेक्टली देख के बताओ। रो के अलोंग इनकी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड देखो 1 आ रहा है, यस सर। है ना। सो वो तो हर किसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा ना, क्योंकि अगर हम इक्वल करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, उनका जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा डायगोनल वाला। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ,
अगर ऑर्थोगोनल है, कंफ्यूज मत हो सब लोग, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे मैंने पढ़ा दिया, आपको बस दो चीज याद रखनी है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो इसकी प्रॉपर्टी बताओ क्या होगी? ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बोलोगे? आई के बराबर, बस इतना सा ध्यान, क्लियर है? और दूसरा इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस वन। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, फंडामेंटल। क्लियर है सबको? यस Yes. और दूसरा मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि कभी कभी आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो कि ऑर्थोगोनल है। कैसे? जैसे अगर ऑर्थोगोनल है तो इनके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो इनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है रो में, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, देखो ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, ये भी। मतलब आप रो के अलोंग या कॉलम के अबाउट स्क्वायर का सम करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे भी स्क्वायर का सम करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे भी इनके स्क्वायर का सम करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1। 1. तो ये पहचानने का तरीका है, ऐसे डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? ऑर्थोगोनल। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर आ रहा है तो मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्थोगोनल। बस इतना ध्यान रखो। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे। और पहचानने का तरीका क्या है? रो के अलोंग और कॉलम के अलोंग उनके स्क्वायर का सम 1 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? यस ओके, अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं मैं। जैसे ये दिया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पी की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या गिवन है, देखो ध्यान से। ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर गिवन है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? ए क्या होगा? ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल होगा, है ना? Yes, sir. इसको बिना इसके भी कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई से इक्वेट कर दो, वहां से पी क्यू आर में 3 रिलेशन आ जाएंगे, है ना? ए इंटू ए ट्रांसपोज को आई से इक्वेट कर देना, कंपेयर करके पी क्यू आर निकाल सकते हो। क्लियर है? यस एक, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो अभी मैंने आपको बताया था रो कॉलम वाइज मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यहाँ पे भी इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड मतलब 0 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। 1. अभी बताया था। Yes, sir. रो के अलोंग है कॉलम के और इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? 1। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/√2, है ना? तो पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/√2। पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी? मॉड पी 1/√2। बोलो, समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सीखना, ठीक है? स्टार्टिंग में कोई चीज टफ लगेगी, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सीखोगे, क्लास में प्रैक्टिस करोगे, तो अपना वो चीज आसान होती जाएगी। स्टार्टिंग इज ऑलवेज टफ, लेकिन उसको प्रैक्टिस से आसान बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और क्यू के बारे में बोला है, क्यू इज इक्वल्स टू पी ए पी ट्रांसपोज। क्यू इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 इंटू पी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। मतलब बेसिकली क्यू की आपको हायर पावर पता करनी पड़ेगी, है ना? यस क्यू की 2005 पावर पूछी, मतलब इसकी आपको हायर पावर निकालनी है। क्वेश्चन दिखने में भले टफ है, लेकिन अप्रोच देखो आसान है इसकी, सुनना ध्यान से। सबसे पहले पी मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ? पी √3/2 1/2 -1/2 √3/2। क्लियर है? क्या ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो पी किस टाइप का मैट्रिक्स है? Orthogonal. हाँ भाई, दिख रहा है? देखो इसके स्क्वायर का सम करोगे, रो के अलोंग या कॉलम के आउट, मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यस है ना? और आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, पी को पी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके देखो 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। आप अगर मान लो ऑब्जर्वेशन नहीं भी कर पाओ चलेगा, आप ये देखोगे जब पी को पी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, करके देख लो।
ये आई के बराबर आ रहा है, क्लियर है? बोलो, Yes, sir. है ना? बाय ऑब्जर्वेशन पी इज ऑर्थोगोनल, पी क्या आ रहा है? ऑर्थोगोनल मतलब पी इंटू पी ट्रांसपोज आई के बराबर आ रहा है। ये रिलेशन एक तो आ गया मेरे पास। आगे बात समझ में आता? Yes, sir. अब सब लोग, अब देखो मुझे क्यू की हायर पावर चाहिए। क्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है? पी ए पी ट्रांसपोज। अब सब लोग पता करो क्यू स्क्वायर कितना होगा, क्यू क्यूब कितना होगा। ये देखो कितना आ रहा है, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। क्यू स्क्वायर कैसे निकालोगे? क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करो और इस रिजल्ट का यूज करके बताओ क्यू स्क्वायर कितना आ रहा है। सब लोग क्यू स्क्वायर कैसे निकालोगे? क्यू इंटू क्यू, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करके देखो और बताओ क्यू स्क्वायर कितना आ रहा है। देखो ध्यान से, देखो पी ट्रांसपोज इंटू पी, इन दोनों को कंबाइन कर लोगे। देखो क्यू क्या लिखा? पी ए पी ट्रांसपोज, पी ए पी ट्रांसपोज। क्यू की वैल्यू मैंने 2 बार लिख दी, समझ में आ रहा है? पी की वैल्यू मैंने 2 बार लिख दी, क्यू की वैल्यू। अब पी इंटू पी ट्रांसपोज आई के बराबर है, बोलो। आई। यस सर। आपके पास ये बचेगा। अच्छा, आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये वापस वही रहेगा, है ना? ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes. तो देखो ध्यान से, क्यू आपके पास क्या था? पी ए पी ट्रांसपोज, क्यू स्क्वायर क्या है? पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब क्यूब निकाल के देखते हैं। क्यू स्क्वायर कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू निकालो, क्यूब की वैल्यू बोलो। यस सर। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, अब क्यू की वैल्यू लिख देते हैं। वापिस से देखो वही चीज, पी इंटू पी ट्रांसपोज आई हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. ये आई हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। Yes, sir. तो ये आपका क्यू का क्यूब आ गया। अब देखो आप पैटर्न पहचान रहे हो, क्यू ये था, Yes, sir. क्यू स्क्वायर ये रहा, क्यू का क्यूब भी आया। तो क्यू की पावर 2025 ही बता सकते हो मुझे ऐसे ही? Sir, P a raised to power 200 and 2005 into P raised to power T. हाँ, वेरी गुड। पी ए की पावर 2005 इंटू पी ट्रांसपोज, है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, क्वेश्चन टफ था, लेकिन आप ये तरीका समझिए, तरीका दिमाग में बैठ गया तो इस टाइप की वैरायटी आप कर सकते हो। स्टार्ट कहां से किया मैंने वो देखो ध्यान से, सबको समझना है अच्छे से, घबराना नहीं। पी दिया हुआ था, ऑब्जर्वेशन से देखा भाई पी तो ऑर्थोगोनल है, को क्रॉस चेक करके भी आप देख सकते हो। पी को पी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा था, है ना? तो पी इंटू पी ट्रांसपोज आई था। अब क्वेश्चन में मुझे जो निकालना था, पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 इंटू पी निकालना था, मतलब क्यू की हायर पावर पता करनी थी। तो क्यू की हायर पावर पता करनी थी, इसलिए मैंने देखा कि चलो पैटर्न पता करते हैं, पैटर्न क्या आ रहा है। सबसे पहले क्यू लिखा, फिर क्यू स्क्वायर निकाला। क्यू स्क्वायर कैसे निकाला? क्यू इंटू क्यू, उसमें पी इंटू पी ट्रांसपोज क्रिएट होता है, उसकी जगह आई लिख दिया। आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या बना अंदर? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्यू का क्यूब निकाला, तो पैटर्न क्या दिख रहा था? ये दिख रहा था। तो क्यू की पावर 2005 भी क्या आ जाएगा? पी ए की पावर 2005 इंटू पी ट्रांसपोज। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो क्यू की पावर 2005 हम निकाल चुके हैं। अब जो वैल्यू पूछी उसमें पुटअप कर दो, जो वैल्यू पूछी उसमें पुटअप कर दें। Sir, C option आएगा. हाँ, वेरी गुड। जो वैल्यू पुटअप करी उसमें पुटअप करा। अब देखो क्यू की पावर 2005 की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं। क्यू की पावर 2005 हमने जो निकाला है उसकी वैल्यू पुटअप कर दें। चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ, पी ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2005 इंटू पी, ये निकालना था। और क्यू की पावर 2005 अभी हमने निकाला, जो कि क्या रहा था? जो कि क्या रहा था? पी ए की पावर 2005 इंटू पी ट्रांसपोज। तो ये जगह पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 2005 की वैल्यू पुटअप कर दो। इसकी जगह क्या जाएगा? पी ए की पावर 2005 इंटू पी ट्रांसपोज और पी एज इट इज। अब देखो वापिस से क्या क्या हो गया, ये पी ट्रांसपोज इंटू पी, ए की पावर 2005 और पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये कितना जाएगा? आई। ये भी कितना जाएगा? आई। तो यह आंसर कितना जाएगा? ए की पावर 2005। क्लियर है? Yes, sir. बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
किसी को डाउट हो तो Yes, sir. पूछ लो। एनीवन, किसी को डाउट तो नहीं है? वो तो पूछ लेना। ओके सर। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखो आपको मैंने ऑर्थोगोनल पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब नेक्स्ट वेराइटी, स्पेशल और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सेकंड टाइप आइडेम्पोटेंट। इनको बस नाम से याद रखना, ठीक है, नाम और इसकी प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं। देखो सेकंड टाइप आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, थर्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और फोर्थ नीलपोटेंट। बस कभी कभी बस किसी किसी ऑप्शन में यूज हो जाएंगे, ज्यादा यूज नहीं है, बस नाम के थ्रू इनकी डेफिनेशन याद रखना। आइडेम्पोटेंट किसको बोलेंगे? ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर करने पे वापस ए के बराबर आ जाए, तो आइडेम्पोटेंट। इनवॉल्यूटरी किसको बोलेंगे? जिसमें ए स्क्वायर करने पे आई के बराबर आ जाए। और नीलपोटेंट मतलब जिसमें पावर एम करने पे नल मैट्रिक्स आ जाए और उसकी जस्ट प्रीवियस पावर नॉन नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, कोई पावर एम करने पे मान लो नल मैट्रिक्स आ जाए तो नीलपोटेंट। इनवॉल्यूटरी जब भी देखो, इस याद रखने का तरीका, आगे आई एन आई मतलब ए स्क्वायर करने पे आई आना चाहिए, आई। आइडेम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर करने पे ए आ जाए। ठीक है, बस बाय डेफिनेशन इसको याद रखना। अच्छा, थोड़े दिन पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए क्यूब भी ए के बराबर आएगा। यस Yes, sir. याद आ रहा है? तो ए की पावर एन को भी आप ए के बराबर कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है तो उसकी हायर पावर भी ए के बराबर ही आएगी। अब कर करके देख लेना। तो एक बस नाम से इसको याद रखना है। सर फोर्थ वाला नहीं पता चला, एक बार इसका एग्जांपल देके बता दीजिए। नहीं, इसका एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन याद रखनी है। नील पोटेंट कब बनेगा? जब उसकी कोई एक पावर, जैसे मान लो ए की पावर 5 करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है और उसके जस्ट प्रीवियस पावर नॉन नल मैट्रिक्स है। ए की पावर 4 क्या आना चाहिए? नॉन जीरो। तो अगर ए की पावर 5 जीरो आ रहा है, ए की पावर 4 नॉन जीरो आ रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा? नील पोटेंट। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर 3, ए क्यूब आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है और ए स्क्वायर नॉन नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? नील पोटेंट। क्लियर है? तो डेफिनेशन याद। इनका एज सच कोई यूज नहीं है, बस कभी कभी किसी किसी जगह ऑप्शन में कभी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। बस मतलब पता करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी इसका इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता, क्वेश्चन भी बहुत कम आएंगे। क्लियर है? ओके सर। Yes, इसका बस sir. आपको डेफिनेशन दिमाग में याद रखना है। लिख लो जल्दी से। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन है, अभी उस दिन अपन ने किया था, यही क्वेश्चन है। वो देखो, ए बी की वैल्यू ए के बराबर गिवन है, याद आ रहा है? और बी ए की वैल्यू बी के बराबर गिवन है। मैंने पूछा था आपको ए स्क्वायर कितना होगा, या बी स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पूछा है, बोला गया शो दैट ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट। तो देखो बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? बी इंटू बी। बी की जगह क्या लिख देंगे? बी ए। बोलो, एक बी को ऐसे ही रहने दिया, तो बी इंटू ये पीछे वाला बी ए किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। वापस बी ए आ गया, बी ए को वापस क्या लिख दोगे? बी। तो बी स्क्वायर बी के बराबर आ जाता है, हेंस बी इज आइडेम्पोटेंट। याद आ रहा है? उस दिन क्वेश्चन किया था। Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही। इसको ज्यादा दिमाग में मत याद, मतलब ज्यादा मतलब वो पैनिक मत होना, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप डाल दो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये भी बहुत आसान है। सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स सिंगुलर जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो होगी उसको सिंगुलर बोलेंगे, और जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर किसको बोलेंगे? जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। ठीक है, Yes, sir. तो ये भी नाम याद रखना, ये भी तो बहुत बार काम आएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. माइनर कोफैक्टर कल पढ़ाया था, याद आ गया था? सबको पता है माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये बताया था, किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। अगर a11 को c11 के साथ, a12 को c12 के साथ और a13 को c13 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दोगे, इससे क्या मिलेगा आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी? अगर किसी और रो के एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जीरो आएगा सर। तो आंसर क्या आता है? जीरो आएगा। याद आ रहा है? यस Yes, sir. इसका आंसर जीरो आ जाए।
तो दोनों प्रॉपर्टी लिख लो, हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हेडिंग क्या डाल देना? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सबको निकालना आता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हेडिंग डाल दो। सर ये किसमें वो वाला रिलेशन आएगा जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं, वो लास्ट में पढ़ेंगे एकदम, अभी ओके नहीं। सर। अभी प्रॉपर्टी लिखो पहली कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लो मल्टीप्लिकेशन में ए और बी और उसका होल डिटर्मिनेंट है, तो आप डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हो। मतलब इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना। प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट को आप सेपरेट कर सकते हो। लिखो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या अगर कोई मैट्रिक्स से ए मान लो, उसको आपने के से मल्टीप्लाई किया, क्या किया? के से मल्टीप्लाई, और होल डिटर्मिनेंट ले लिया मान। ठीक है, अब इस कांस्टेंट के को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, के सम कांस्टेंट, के सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट के को अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट, सुनो ध्यान से। कांस्टेंट के को अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मान लो एन क्रॉस है, ए का ऑर्डर क्या है? एन क्रॉस एन है। ऑर्डर मतलब समझते हो ना, एन क्रॉस एन, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2। यस सर। तो ये जो के है ये के की पावर एन बन के बाहर आएगा। ये जो के है ये के की पावर एन बन के बाहर आएगा। क्लियर है? सर मतलब जो ऑर्डर है वो उसकी पावर में आ जाएगा। हाँ, वो जो ऑर्डर है उसकी पावर, इसका कारण क्या है वो समझूंगा। अभी प्रॉपर्टी लिख लो, उसको रट लेना। ठीक है, बिना इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आगे नहीं होंगे। जब मैं एडिशन के क्वेश्चन करूंगा ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेंट के अंदर से अगर किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना है तो के की पावर एन बन के बाहर आएगा, जहां पे एन इज व्हाट? कांस्टेंट एन ऑर्डर ऑर्डर हाँ, ऑफ मैट्रिक्स। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए मान लो कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था और 5 ए का डिटर्मिनेंट पूछा मान लो, तो ये 5 बाहर कैसे आएगा? 5 की पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ Yes. में? ये कांस्टेंट बाहर कैसे आएगा? 5 की पावर एन या फिर के की पावर एन बन के बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। 120। क्लियर हो गया? यस सर। बस ये दो प्रॉपर्टी फिलहाल के लिए ध्यान रखना, आगे बस समझ में। बोलो। हाँ जी सर। Yes, sir. एक प्रॉपर्टी वो लिख लो कि Yes. डिटर्मिनेंट ऑफ, लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 1 है ना, तो अगर ऑर्डर ऑड है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। 0। ये भी प्रॉपर्टी याद रख ले। ठीक है, Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी। अभी से प्रॉपर्टी सारी लिखवाता जा रहा हूँ एक साथ, फिर अप्लाई करना सीखूंगा बाद में, इसको बाद में करेंगे। चलो इसको ट्राई करते हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया और पूछा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स।
आसान है, टफ नहीं, बस तरीका सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर। ए की पावर 2014 कॉमन ले लें। Yes, sir. तो जो कॉमन लोग ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2a, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। 1 मत लिख देना, क्या लिखोगे मैट्रिक्स में 1 की जगह क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी। आई आइडेंटिटी। ध्यान रखना है ना, 1 मत लिख देना, 1 का कोई मतलब नहीं होता। मैट्रिक्स कॉमन ले रहे हो ना, तो वहां पे क्या बचेगा? आई बचेगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो सकता है ना? यस सर, हो सकता है। Yes, sir. प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दिया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी वो लिख लो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी वो लिख लो, 4 जगह है, लिख लेना वहां पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, अगर कोई पावर है मान लो n या m कुछ भी हो, तो पावर और डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकते हो। ये इसी प्रॉपर्टी से, अगर मान लो a की पावर m है तो a m बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना? यस a क्या हो रहा होगा? m बार मल्टीप्लाई। तो इस पावर को डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हो, तो m बार मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे करो, तो m क्या लिख सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर m। क्लियर है? बोलो। Yes. लॉजिकली भी सिंपल है, ए की पावर m मतलब ए m बार आ रहा होगा, तो सबको अलग अलग डिटरमिनेंट अलग अलग कर दूंगा, तो यही तो आ जाएगा। तब में डिटरमिनेंट अलग अलग होता है, पावर को बाहर निकाल सकते थे। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे? ए की पावर को क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2004, है ना? Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। अब इन दोनों की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए पता कर लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है। Yes, sir. दूसरा क्या पता करना है? इसका डिटरमिनेंट। तो पहले इस मैट्रिक्स को पता कर लो, इस मैट्रिक्स को पता करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे, है ना? ए स्क्वायर निकाल लेते साइड में कहीं ना कहीं। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? -4 -1 3 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -1 3 1। ए स्क्वायर निकाल लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16 -3 13। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -1 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12 + 3 -3 + 1। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है? तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 13 3 -9 -2 -2a। 2a कैसे निकालोगे? 2 से पूरे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आया ना? -i। ये मैट्रिक्स आ जाएगा कोई ना कोई, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कोई ना कोई मैट्रिक्स निकल जाएगा। बोलो। यस जो मैट्रिक्स आएगा उसका आप डिटरमिनेंट निकाल लेना, उसका क्या निकाल लेना? डिटरमिनेंट, और वो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना। आगे बात समझ में? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो निकाल ही सकते हैं। देखो ध्यान, ए स्क्वायर -2a - i करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा 25 -5 और उसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देनी। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 25 आई -25, तो कितना आ जाएगा? -1 × 25। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब वापस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में अगली प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी को ध्यान से लिख लो। सो वो -1 की पावर इवन थी ना, तो वो +1 ही आएगी। हाँ, +1 कर देना, ठीक। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लिख दो। पहली प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज एंड द कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब अगर रोज और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या ए का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है? सारी रोज और कॉलम्स करने कोई एक कर सकते हैं इंटरचेंज? ऑल पूरा ट्रांसपोज में सभी तो करते हैं। ओके सर। हाँ, अगर तीनों रो को तीनों कॉलम से बदल देंगे, मतलब ट्रांसपोज ले लेंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो मतलब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले आ रही थी अभी भी वही आएगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो,
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट में किसी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तीनों रो को ध्यान रखना ट्रांसपोज लेने पे। लेकिन अगर मान लो एक बार इंटरचेंज कर दोगे, मान लो आपने क्या इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी। मतलब वैल्यू मान लो पहले 5 आ रही थी, तो अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तब वैल्यू -5 आएगी। वैल्यू पहले अगर मान लो 5 आ रही थी, तो अब दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो वैल्यू -5 आएगी। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एक सेकेंड ना, कहां चला गया कर्सर, व्हाइट में कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ABC 1 1 1 2 3 1 ऐसा कुछ है। मान लो मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, है ना, तो 1 1 1 ऊपर लिख दिया, ABC नीचे लिख दिया, 2 3 1 यहाँ लिख दिया। तो वैल्यू जो आएगी, पहले जो वैल्यू आ रही थी, इस बार जो वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स आ जाएगी। ये दोनों इक्वल का, तो मतलब बेसिकली एक रो ऑपरेशन लगाने से आगे एक माइनस साइन लगा, तो अभी दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। यस तो कहने का मतलब क्या है, किसी दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज करते हो या किसी दो कॉलम को एक बार आपस में इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, लिख लो पहले। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डिटरमिनेंट पूछा मैंने, 2 7 5 -3 8 9 4 14 और 10। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो मैं पूछ रहा हूँ, एक तो तरीका क्या, आप वैल्यू निकालोगे पूरी, है ना। यस और दूसरा अगर ऑब्जर्वेशन करो तो रो 1 और रो 3 में ध्यान से देखो, रेशियो क्या सेम आ रहा है रो 1 और रो 3 का, यस 1:2। 1:2। बाकी लोग भी बोला करो, चुपचाप रहने के लिए क्लास में मत आया करो। मैंने कहा था बैच सेग्रीगेट हो जाएगा, फिर जो बोलेंगे उनको ले लेंगे। रिएक्शन दिया करो, एटलीस्ट कुछ तो आंसर दिया करो, बैठे रहते हो आप लोग। रो 1 और रो 3 में आपको रेशियो सेम दिख रहा है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. देखो 2/4 7/14 5/10, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, 2/4 7/14 और 5/10 इनका रेशियो ऑफ रो 1 बाय रो 3, रेशियो सबका क्या इक्वल आ रहा है, 2/4 7/14 और 5/10, ये तीनों आपस में क्या बराबर है। तो इसका आंसर बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट 0 लिख देना, आप निकालोगे तो भी आंसर 0 आएगा, देख लेना। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल है तो उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल है तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 0. 0. क्योंकि रो 1 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स में क्या होता था, याद हो तो आपको, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे। मैट्रिक्स केस में क्या होता है, सारे एलिमेंट, लेकिन डिटरमिनेंट में सिंस उसकी एक वैल्यू आती है और हम डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी रो या कॉलम के अबाउट निकालते हैं, इसलिए सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई एक रो या कोई एक कॉलम भी मल्टीप्लाई होगा। लिख लो इसको, अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। इसलिए अभी जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कॉमन निकालोगे डिटरमिनेंट के बाहर से तो के, अगर मैट्रिक्स में तो सबसे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम कॉमन निकालेंगे डिटरमिनेंट से तो एक एक रो से कॉमन आएगा। तो अगर 3 रो है तो 3 बार के कॉमन आएगा, 4 रो है तो 4 बार के कॉमन आएगा, और n रो है तो n बार के कॉमन आएगा। तो के की पावर n बन के बाहर आया था, याद आ रहा है।
Yes, sir. उसका कारण ये था कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स होता है ए, कोई मैट्रिक्स है ए मान लो, उसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सारी रो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना मैट्रिक्स में। तो यस सर। Yes, sir. अब अगली स्टेप में अगर मान लो उसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने, अब मुझे इस डिटरमिनेंट से के कॉमन निकालना। देखो के कॉमन भी अगर आएगा तो रो में से कॉमन, एक रो में से एक बार के कॉमन आता। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, हर रो में के मल्टीप्लाई है, तो एन रो है तो एन बार के कॉमन आएगा, तो बाहर के की पावर एन बन के बाहर आएगा। के की पावर n। बाहर क्या आएगा, के की पावर एन बन के बाहर आएगा। सर यहाँ पे के की पावर 3 आ जाएगा फिर। हाँ, अगर 3 क्रॉस 3 है तो 3 आ जाएगा। के को अगर डिटरमिनेंट के बाहर निकालेंगे तो के की पावर एन बन के बाहर आएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बता रही है, एक डिटरमिनेंट में अगर के मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई हो, और कॉमन भी लोगे तो रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर है? सर फिर यहाँ से तो सभी में से कॉमन नहीं आएगा, बस फर्स्ट वाली रो से कॉमन आएगा ना कि? हाँ, फर्स्ट वाली रो से ही कॉमन आएगा। ठीक है, जब भी आपको डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालना कोई चीज, तो आप रो बाय रो कॉमन निकाल सकते हो। क्लियर है? रो 1 में से, रो 2 में से, रो 3 में से अलग अलग कॉमन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कभी कभी आप उसको सम के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे किसी रो में या किसी कॉलम में ऐसा कुछ लिखा हो, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस एक्स, c1 प्लस एक्स, इसको मैं कैन बी ब्रोकन इन द सम ऑफ 2, जहां पे a1 b1 c1 एक जगह आ जाएगा, x y z एक जगह आ जाएगा, बची हुई दो रो एज इट इज, बची हुई दो रो एज इट इज। इसको भी लिख लो। हम ऐसे सम के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, और इसको दो को तोड़े हुए को भी दो के साथ जोड़ सकते हैं, उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, रो 2 और रो 3 देखो ध्यान से एज इट इज है, बस रो 1 के अबाउट मैंने ब्रेक कर दिया। रो 1 के अबाउट क्या कर दिया मैंने, ब्रेक। लिख लिया सर। लिख लिया? ओके। कभी कभी तीन भी कॉलम के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉलम के अबाउट ब्रेक किया, 3 एलिमेंट है तो 3 बार भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, और ब्रेक करके कंबाइन भी कर सकते हो। अगर मान लो ऐसे ब्रेक हुआ हुआ तो इसको उल्टा कंबाइन भी कर सकते हो। क्लियर है? ध्यान रखना, 3 बार ब्रेक है तो 3 बार कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, रो 2 और रो 3 इक्वल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. रो 2 और रो 3 क्या है, इक्वल, 2 3 4। तो जब मैं इन सबको कंबाइन करूंगा, जैसे यहाँ पे देखो कंबाइन कर सकते हैं, ब्रेक को, ये सब ब्रेक हुए हुए इनको ये लिख सकता हूँ मैं, ब्रेक हुए को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही अगर रो 2 और रो 3 सेम है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे। जब इनको मैं ऐड करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो क्या होगा, एलिमेंट आपस में, फर्स्ट वाले सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 अप टिल n। सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड वाले के साथ ऐड हो जाएंगे, और थर्ड वाले के साथ। और इनको जब ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करने पे भी क्या होगा, यही तो होगा, ब्रेक करने पे भी तो ऐसे जुड़ेगा, है ना? Yes. Yes, sir. अब आपको ये स्टैंडर्ड पता होंगे, ये क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n + 1/2। ये याद रखना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, बोलो, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + n स्क्वायर, n इंटू n + 1 into 2 n plus 1 by 6. वेरी गुड। और सम ऑफ द क्यूब ऑफ कितना होता है, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. वेरी गुड। ये याद होना चाहिए बच्चों, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, ये तो कहीं पे भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, याद नहीं हो तो अभी आज ही याद करके अपने कॉपी के इंडेक्स में लिख देना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1/2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1 2n plus 1/6, और सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी समेशन वाली। अब इसी से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, समेशन, अगर समेशन है, जैसे तोड़ा हुआ अपन ने, तो बेसिकली यहाँ क्या, समेशन अप्लाई कर दिया, तो समेशन बेसिकली क्या करा, तोड़ के अपन ने ये कर दिया। तो समेशन को भी आप किसी भी रो के अबाउट मिक्स कर सकते हो। तो बाहर मान लो डिटरमिनेंट के बाहर एक समेशन है, तो बची हुई दो कॉलम को एज इट इज रखना है, बची हुई दो रो को एज इट इज रखना है, समेशन को किसी भी एक रो के अबाउट अंदर मिक्स कर देना। तो समेशन अगर डिटरमिनेंट के बाहर है तो वो रो 1 में चला जाएगा, या रो 2 में, जिसमें भी वेरिएबल है वहां चला जाएगा। सर बट इन्होंने तो तीनों में ही किया हुआ है। हाँ, तो तीनों कॉलम में किया है ना,
पूरे कॉलम में, तो यहाँ पे कॉलम के अबाउट दिया हुआ है, तो कॉलम में दिया हो तो तीनों कॉलम में हो जाएगा, बचे हुए 2 कॉलम एज इट इज। रो में दिया हो तो एक किसी एक रो में, अगर मान लो रो के टर्म्स में दिया होता एफ ऑफ आर, जी ऑफ आर, एच ऑफ आर, यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ ना तो कॉलम में चला गया। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ, ओके सर। ये समेशन क्या हो जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, सॉरी रो में, बचे हुए टर्म एज इट इज। लिख लो अच्छे से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. आज सारी प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेन से एडवांस की जब हम क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तब अब ये प्रॉपर्टी का समझ में आएगा कहाँ पे अप्लाई हो रही है। बस प्रॉपर्टी आज लिख लो और ऑब्जर्वेशन याद रखते रहना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखो यहाँ पे एक मान लो डिटर्मिनेंट है और एक दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने बनाया कैसे, रो 1 के एलिमेंट को k टाइम्स रो 2 रो 3 के एलिमेंट के साथ ऐड करके लिख दिया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 था और एक दो डिटर्मिनेंट आपको दिए मैं। ये वाला डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, अगर इसमें मैंने एक रो ऑपरेशन अप्लाई किया, r1 चेंजेस टू r1 प्लस k r3, मैंने ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक है, ये वाला क्या करा, एक रो ऑपरेशन अप्लाई किया, r1 चेंजेस टू r1 प्लस k r3, तो उससे मेरे को दूसरा डिटर्मिनेंट मिल गया। जब ऑब्जर्वेशन देखा गया कि इस रो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब जो वैल्यू पहले आ रही थी अभी भी वही वैल्यू आ रही है। मतलब इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने में काम आएगी। जहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, k इज सम कांस्टेंट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं कि ri चेंजेस टू ri प्लस के आर जे, यहाँ पे अगर आई है तो ध्यान रखना यहाँ पे भी आई होना चाहिए और यहाँ पे कोएफिशिएंट दोनों के कितना होना चाहिए 1। इस तरह के रो ऑपरेशन को लगाने से लिखो ऑन अप्लाइंग, इसको आसान भाषा में लिखो, ऑन अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन, ऑन अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ रो ऑपरेशन, रो की बात कर रहा हूं तो कॉलम में भी बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इस तरह की रो ऑपरेशन लगो या इस तरह की कॉलम ऑपरेशन लगो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। मतलब इस तरह के रो ऑपरेशन या इस तरह के कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिख लो अच्छे से, इस तरह के रो ऑपरेशन या इस तरह के कॉलम ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी को याद कैसे रखोगे, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। ठीक है, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। क्लियर हो गया सबको? सर अगर हम इसमें के ना लगाएं ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वैलिड है ये प्रॉपर्टी। आप के ना लगाओ मतलब क्या मतलब है, 1 है तो k1 हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, 1 -1 2 -3 4 कुछ भी रख सकते हो। क्लियर है? k बिलोंग्स टू रियल नंबर। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब इसका Yes, मैं sir. एग्जांपल करता हूँ। एक काम करो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। करो, पता करो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सर 0। सर 0। क्यों? सर हमने थर्ड रो के रेशो कहाँ रेशियो? सर हमने थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके, नहीं, 0 नहीं है,
नो सर, वो तो तब पता चलता ना अगर 2 दी हुई थी अपनी कि उन दोनों का इक्वल है रेशियो। हाँ, कोई भी पूरी 2 रो रेशियो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे किसी 2 रो का रेशियो इक्वल का है? इक्वल है क्या? नहीं है ना? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई भी 2 रो Yes, या कोई भी 2 कॉलम के रेशियो अगर आपस में इक्वल होंगे तो ही तो 0 होगा, ऐसे थोड़ी 0 होगा। है ना? पता यस करो इसकी वैल्यू क्या है। सब लोग करेंगे, ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में पता। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करो कितनी आ रही है। निकाला वैल्यू? अरे सर, कैलकुलेट 2। करो, कैलकुलेशन में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यस सर। बाकी लोग भी निकालो, सब लोग एक बार क्रॉस चेक करो। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो डिजिट्स बहुत लार्ज दिख रहे हैं, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसा कुछ करूं ताकि इस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो ध्यान से क्या करना चाह रहा हूं मैं। इसमें मैं रो ऑपरेशन लगा के देखता हूँ। मैंने अभी क्या बोला, ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना? जो वैल्यू पहले आ रही थी वो भी बाद में भी वही आएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के कुछ रो ऑपरेशन लगाऊं ताकि थोड़ा डिजिट आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं रो 2 को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो आप बताओ रो 2 को कैसे चेंज करें ताकि थोड़े डिजिट आसान हो जाए। R2 चेंजेस टू R2, क्या करूं, किसमें से क्या मल्टीप्लाई करके माइनस करूं, या माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। R1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि इसके इसके आसपास बने। R1 में 7 मल्टीप्लाई कर दूं यस सर। और 7 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूं। क्या ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है? RI चेंजेस टू RI प्लस KRG, वही तो है। बोलो Yes, sir. कैसे लॉजिक सर लगा? -3 या 3 वाला भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम। क्या कह रहे हो? मैम सर R2 -3 R3 वाला ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट 0 हो जाएगी वैल्यू। हाँ वो भी कर सकते हो। अभी फिलहाल इस पे रहो। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. R2 चेंजेस टू R2 माइनस 7 R1 अप्लाई किया। फिलहाल एक एक करके अप्लाई करना है, एक साथ नहीं करना है। अभी यहाँ पे मैंने कैसे ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पे ये इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसके आसपास है, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसके आसपास है। तो ये ऑब्जर्वेशन लगा है। तो ये इसमें क्या होगा, रो 2 चेंज होगी, बची भी 2 रो एज इट इज रहेगी। तो रो 2 में क्या आ जाएगा, R2 माइनस 7 R1 था। R2 में से 7 टाइम्स R1 सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1। 1, 21 माइनस 21 0। 0, 35 माइनस 35 0, हाँ है ना? 0. बोलो। Yes, sir. यस सर। बची हुई 2 रो एज इट इज। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब आप देखोगे R3 को भी चेंज कर सकता हूँ। R3 को चेंज करने के लिए क्या कर दो, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर दें। Yes, sir. तो R3 को मैं क्या कर रहा हूँ, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1। तो जब R3 को चेंज करेंगे तो बची हुई 2 रो एज इट इज रहेगी। R3 में देखो क्या चेंज हो जाएगी, R3 माइनस 2 R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट करो, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। 7 माइनस 6 1, 1। 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 1। 1. अब आप देख पा रहे हो आपका जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था और देखो किस में कन्वर्ट होगा। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। क्या आएगी, दोनों की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम, क्योंकि ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करने पे आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता।
अब देखो आप आपके रो 2 में ज्यादा जीरो, तो रो 2 के बोर्ड ओपन कर दें इसको, रो 2 के बोर्ड ओपन कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो रो 2 के बोर्ड अगर ओपन करोगे, साइन कन्वेंशन चेक कर रहा हूं मैं, रो 2 के बोर्ड, तो रो 2 के बोर्ड डिटरमिनेंट की वैल्यू ओपन कर दो, 2 आएगा यहाँ पे। सर। हाँ, तो रो 2 के बोर्ड करोगे तो कितना आएगा, -1 इंटू उसका माइनर, उसका माइनर क्या हो जाएगा 3 5 1 1, और बचे हुए तो दोनों जीरो है, तो वो तो जीरो आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 3 -5 -2, -2 इंटू -1 2। अब देखो आपका भी आंसर 2 आ रहा था, मेरा भी आंसर 2 आया, लेकिन मैंने क्या करा, तो छोटे से रो ऑपरेशन लगा के डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये वाले रो ऑपरेशन आगे बहुत काम आएंगे, जब वेरिएबल्स भी आएंगे तो भी, बस आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। तो इस तरह के रो ऑपरेशन Yes, लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। एक और लिख लो, एक स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस। नोट ऑन अप्लाइंग R1 changes to R1 plus R2 plus R3 और C1 changes to C1 plus C2 plus C3, ये वाला भी रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। लिख लो अच्छे से इसको, ये वाला भी रो ऑपरेशन में लगाऊंगा, ध्यान रखना। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या फिर C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस 3, इस तरह का रो ऑपरेशन लगाने से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना। Yes, sir. कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है जिनको आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा, इनका यूज में आगे जाके क्वेश्चन में सॉल्विंग में कर सकते हैं। लिख लो, ये सारा रिजल्ट भी इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से ही आया। वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसको चाहे कॉलम के बोर्ड याद रखो या रो के बोर्ड भी सेम है, रो कॉलम में इंटरचेंज करने में फर्क नहीं पड़ता। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा भी आएगा तो भी याद रखना है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से याद रख लेना, आगे जाके Yes. यूज करूंगा मैं इसका। टोटल 5 होते हैं, ये पहले 3 ये है और 2 और लिखवाना है। इसको लिख लो, इसका जब यूज करूंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाए और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ जाए, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये वाला अच्छे से याद रखना। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसा दिखे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर्स आपको बनाना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। लिख लिया सेकेंड वाला, यस सर। थर्ड भी लिख लिया यस सर। या आखिरी के 2 भी लिख लो। 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, जब सारी पावर ऑड आ जाए ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और लास्ट वाला ए बी सी ए सी ए बी, ऐसा साइक्लिक में दिखे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखोगे आप, ए बी सी ए सी ए बी ऐसा साइक्लिक ऑर्डर दिखे तो इसके
वो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। ठीक है, अच्छे से लिख लो प्लीज, इन सबको याद रखना बच्चों। इनका यूज मैं अगली क्लास में जब आपको इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्वेश्चंस करूंगा। लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एबीसी बीसीए सीएबी ऐसा दिखे तो इसको कैसे ओपन कर दोगे, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। अच्छा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये भी एक आइडेंटिटी होती है, इसका इसके फैक्टर पता है कि क्या होता है? इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते थे एनीवन? इसके दो फैक्टर होते थे, एक आई थिंक ये होता था ए प्लस बी प्लस सी और एक होता था ए स्क्वायर प्लस बी। लिख लो। और इसको फर्दर आप लिख सकते हो, इसको भी थोड़े दिन पहले बताया था मैंने। इसको लिखने का तरीका 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख लो अच्छे से बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. सुनो मेरी बात ध्यान से। चीजें हमने बहुत सारी अभी तक कवर कर ली है। मैं आपको है ना कोशिश करूंगा कि एक आपके पास मॉड्यूल की पीडीएफ है, सबको पता है ना, रिसोर्स शीट पे अवेलेबल। Yes, yes, sir. अब देखो अगली क्लास अपने लगेगी मंडे को आई थिंक, है ना? आपके पास सैटरडे संडे दो दिन का वक्त है। आप कोशिश करना मॉड्यूल में से थ्योरी रिवाइज करो और थ्योरी के साथ साथ जो भी सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं उनको पढ़ो और उसमें जो हर सॉल्व एग्जांपल के बाद 2-3 क्वेश्चन है उनको ट्राई करो। इतना काम आप करके आना, थोड़ा सा इतना करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड जेई के अच्छे लेवल के पीवाईक्यू कराऊंगा। आ रही बात समझ में? Yes, 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 sir. आपको होमवर्क क्या है, सिर्फ मॉड्यूल की थ्योरी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, जितना मैंने पढ़ाया वहां तक, उससे आगे नहीं, जितना पढ़ाया उतना ही रिवाइज करना है। क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. सर एक ना आपने पिछली क्लास के नोट्स नहीं सेंड किए ग्रुप में। हाँ वो रह गए थे, सॉरी। वो पिछली बार नेटवर्क इशू आ रहा था तो सेव नहीं हो पाया था। आज मैं दोनों को कंबाइंड नोट सेंड कर दूंगा। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय Good night, sir.